नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो सॉरी क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं आपकी क्लास ले पा रहा हूँ आज। थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे। आज के बाद में आपको रोज की एक रेगुलर क्लासेस मिलेगी। आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है, और पीपीसी कर्व के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। अब से पहले हम लोगों ने सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। इसमें हम लोगों ने अलग अलग थ्योरीज को पढ़ा, अलग अलग डेफिनेशंस को पढ़ा, और डेफिनेशंस को जानने के बाद में फिर हमने इकोनॉमिक्स के बारे में जाना कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। और इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने इकोनॉमी को पढ़ा कि इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरेटिकल मामला है, और जो थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, लॉज बनाते हैं उनको प्रैक्टिकली हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं? इकोनॉमी के अंदर अप्लाई करते हैं। अब किसी भी इकोनॉमी में हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बहुत सारी नीड्स होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती है। उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो किसी भी इकोनॉमी को गुड्स एंड सर्विसेज बनानी होती है इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब गुड्स और सर्विसेज को बनाते समय इकोनॉमी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, कोई सा भी देश, सबको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन समस्याओं को कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी तीन होती है। पहली जो होती है हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस। हिंदी में कहते हैं इसको क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी होती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। तीसरी होती है हमारी फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इन तीनों को कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे पीपीसी कर्व। इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। लेकिन ये जो तीन समस्याएं, ये उत्पन्न क्यों होती है? इसका सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि हमारे पास में जो हमारे संसाधन है वो क्या है? स्केयर है, स्केयरसिटी है। क्योंकि जैसे सपोज करो कि मेरी कोई पांच बॉन्ड्स है, अब मुझे उन्हें सेटिस्फाई करना है कि सपोज करो मुझे 5 चीजें लेनी है। अब 5 चीजें लेने के लिए प्रत्येक जो जो वस्तु है वो 10 रुपए की है, तो मेरे पास में 50 रुपए होने चाहिए, तभी मैं जाकर के जो है पांचों चीजों को खरीद पाऊंगा। लेकिन मेरे पास में मान लीजिए कि 10 रुपए है, तो अब मेरे सामने समस्या उत्पन्न हो गई कि मैं कौन सी वस्तु को खरीदूं, तो मुझे चूज करना पड़ेगा। तो चूज की जो समस्या है, चूज करने की जो समस्या है, ये क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर है, दुर्लभ है, अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए हमें चूज करना पड़ेगा। ओके, तो resources have alternative uses, land can be used for farming, society cannot produce everything people want। और जो resources है उनके भी कैसे यूजेज है? अल्टरनेटिव यूजेज है, बहुत सारे यूजेज है, कोई एक यूज नहीं है। तो उनमें भी हमें चूज करना पड़ेगा कि हम किसमें इसका यूज करें, ताकि हमें मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। एवरी चॉइस इन्वॉल्व्स सैक्रिफाइस, ट्रेड ऑफ। जो सैक्रिफाइस होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रेड ऑफ कहा जाता है ऑफ सम अल्टरनेटिव। कि एक अल्टरनेटिव यूज करेंगे तो हमें उस अल्टरनेटिव में रिसोर्सेज को हमने लगा दिया, तो उसके लिए हमने दूसरे जो अल्टरनेटिव हैं उन सबको हमने त्याग दिया। इसको क्या कहते हैं? सेक्रीफाइस कहते हैं। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं?
कि किसी भी काम को करने के बदले में हमने जो बेस्ट अल्टरनेटिव का त्याग कर दिया है, वही उस कार्य की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डेफिनेशन सीधी सी है, द रियल कॉस्ट ऑफ एनी चॉइस इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉड। अगर 2 नंबर में ये सवाल पूछ ले कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये सीधी सी एक लाइन लिख करके आ जाना है, द रियल कॉस्ट ऑफ एनी चॉइस इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉड। एग्जांपल इसमें दे रखा है, if a student spends 500 rupees on a movie ticket instead of buying an economic book, the opportunity cost is the book। जैसे सपोज करो कि कोई स्टूडेंट, अब उसके पास में 500 रुपए है, उसके पास में 2 ऑप्शन, या तो वो मूवी देखा है या फिर उस 500 रुपए से कोई इकोनॉमिक्स की एक किताब ले ले। अगर मान लीजिए कि वह मूवी का टिकट लेना चूज करता है, तो उस मूवी के टिकट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? उस किताब जिसको उसने त्याग दिया है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि मेरे पास में कोई खेत है, मैं कोई किसान, अब मेरे पास में 2 ऑप्शन है कि मैं उसमें सरसों का भी उत्पादन कर सकता हूं, मैं उसमें गेहूं का भी उत्पादन कर सकता हूं। मान लीजिए कि मैंने उस खेत में गेहूं का उत्पादन करने को चूज किया, तो मेरे गेहूं के उत्पादन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वह क्या हो गई? उस गेहूं के उत्पादन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई सरसों के उत्पादन का त्याग करना। कि मैं चाहता तो गेहूं के उत्पादन की जगह सरसों का भी उत्पादन किया जा सकता था, लेकिन मैंने क्या चूज किया? गेहूं का उत्पादन करना चूज किया। ठीक है, तो जो कुछ भी हम काम करते हैं जिंदगी में, कुछ भी काम करते हैं, उसकी प्रत्येक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कुछ ना कुछ हमें किसी कार्य के बदले में कुछ ना कुछ हमें सेक्रीफाइस करना होता है। जैसे सपोज करो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ा नहीं रहा होता तो मेरे पास में दूसरा ऑप्शन था कि मैं गांधी तिराहे पे बैठ करके आराम से चाय पी रहा होता, है ना। लेकिन मैंने आपको पढ़ाने के लिए गांधी तिराहे पर चाय पीने को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। इसलिए मेरे इस पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? गांधी तिराहे पर बैठ करके चाय पी। ठीक है, तो होपफुली आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में अवसर लागत के नाम से भी जाना जाता है, अवसर लागत, है ना। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो पहली जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। कि मान लीजिए कोई एक देश है, अब उस देश में यार बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज भी रहती है और बहुत सारी अमीर फैमिलीज भी रहती है। तो सब लोगों का एक देश के रूप में सब लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश में कितनी मात्रा में हमें गेहूं का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में हमें बाजरे का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में हमें सरसों का उत्पादन करना है, कितनी हमें मशीनें बनानी है, कितने ट्रैक्टर बनाने हैं। ठीक इसी तरह से ये तो कंज्यूमर गुड्स हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई। ठीक इसी तरह से देश की सुरक्षा भी करनी है, तो कितनी हमें हथियार बनाने हैं, इसको भी हमें चूज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी इकोनॉमी को ये चूज करना पड़ेगा कि उसके कितने रिसोर्सेज गेहूं का उत्पादन करेंगे, उसके कितने रिसोर्सेज हथियारों का उत्पादन करेंगे, उसके कितने रिसोर्सेज बाजरे का उत्पादन करेंगे, उसके कितने रिसोर्सेज सरसों का उत्पादन करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे, है ना। तो पहली हमारी जो समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइड विद गुड्स सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच ऑफ ईच, कि प्रत्येक वस्तु, कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उसका उत्पादन किया जाए। जो वस्तुएं हैं वो नेसेसिटी वाली वस्तुएं, उनका उत्पादन किया जाए, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, क्लॉथिंग हो गई, या फिर लग्जरी चीजों का उत्पादन किया जाए, जैसे कार हो गया, एसी हो गई, है ना। कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा उत्पादन किया जाए या कैपिटल गुड्स का ज्यादा उत्पादन किया जाए। एलोकेशन बिटवीन कंज्यूमर गुड्स, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर गुड्स क्या देती है हमें? इमीडिएट सेटिस्फेक्शन देती है। एंड कैपिटल गुड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। आप लोगों को पता है कि कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? वो चीजें, वो वस्तुएं जो मानव के द्वारा निर्मित है ना, और साथ ही दूसरी वस्तु का उत्पादन करती है, वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। जैसे मशीनें, औजार, उपकरण, है ना, ये तमाम चीजें क्या है? कैपिटल गुड्स है। अगर हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे तो अभी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा,
लेकिन उन कैपिटल गुड्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करेंगे, और फ्यूचर में जब वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो फ्यूचर की ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। और कंज्यूमर गुड्स से क्या होता है, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिलता है, कि जैसे मुझे भूख लगी तो मैंने क्या खाया, केला खाया, तो केले से मेरे को क्या है, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिला, ये कंज्यूमर गुड्स है ना। तो कंज्यूमर गुड्स का कितना उत्पादन किया जाए और कैपिटल गुड्स का कितना उत्पादन किया जाए, ये भी एक इकोनॉमी के सामने चुनौती होती है, डिसीजन लेना होता है, और कितनी मात्रा में इनको उत्पादन किया जाए। आप सब लोगों को पता है कि जो कैपिटलिज्म होता है उसमें फ्री मार्केट होता है, फ्री मार्केट में किसी भी वस्तु का उत्पादन है वो किस बात से डिसाइड होता है, डिसाइडेड बाय प्राइस मैकेनिज्म, कि जिस वस्तु की जितनी अधिक प्राइस है, जो प्रोड्यूसर होगा वो उस वस्तु की उतनी मात्रा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का अल्टीमेट गोल क्या होता है, उसका अल्टीमेट गोल जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वह अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। तो जिस वस्तु के उत्पादन में उसे अधिकतम लाभ मिलेगा वह उस वस्तु का उत्पादन करेगा। लेकिन अगर हम सोशलिज्म की बात करें, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो वहां पर सरकार तय करती है कि किस वस्तु का उत्पादन कितना किया जाए, है ना। ठीक इसी तरह से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस वाया टैक्सेस, सब्सिडीज, रेगुलेशंस। अब जो गवर्नमेंट है वो किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए इसको किस तरह से प्रभावित करती है, किसी वस्तु के उत्पादन पर टैक्स लगा करके, किसी वस्तु के उत्पादन पर सब्सिडी दे करके। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी तो ऑब्वियसली उस वस्तु का जो उत्पादन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से किसी वस्तु के उत्पादन पे यदि सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी की तो ऑब्वियसली कॉस्ट महंगी होगी प्रोड्यूसर के लिए, उसका लाभ कम हो जाएगा, तो उससे उसके उत्पादन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरी जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, चूज ऑफ टेक्निक, कि जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, हम किस टेक्नोलॉजी का जो है यूज करें गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। जैसे सपोज करो कि इंडिया के पास में बहुत सारी जो है पॉपुलेशन है। अब मान लीजिए कि मुझे किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना है, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, इतनी सस्ता लेबर है, तो यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन यदि मैं अमेरिका की बात करूं, यूरोप की बात करूं, तो वहां पर पॉपुलेशन भी कम है और टेक्नोलॉजी है, उसके इनोवेशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि देखो किसी भी गुड्स और सर्विसेज का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें लेबर और कैपिटल दोनों को मिलाकर के करते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे चिप्स बनानी है, तो मेरे पास में चिप्स बनाने की एक मशीन होगी और उस मशीन को चलाने वाला एक कोई लेबर होगा। तो इसका मतलब है कि मैंने लेबर का भी यूज किया और मशीन का भी यूज किया। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लेबर का ज्यादा यूज किया जाता है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कैपिटल का ज्यादा यूज किया जाता है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है। तो इंडिया जैसे देश जिसमें पॉपुलेशन बहुत अधिक है और हमारे पास में इनोवेशंस है ना, ये बहुत कम मात्रा में होता है, तो यहाँ पर जनरली हम देखते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, इनमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तीसरी जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, कि जो आउटपुट हमने बना लिया है, जो गुड्स और सर्विसेज हमने बना ली है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। इसका ये मतलब हुआ कि भाई मान लीजिए, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, कि किसी भी इकोनॉमी में किसके लिए उत्पादन किया जाए, कि किसी व्यक्ति को जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है वो कितना मिलेगा, ये किस तरह से डिसाइड होगा। कोई बहुत अमीर आदमी है तो क्या उसे बहुत ज्यादा मिलेगा क्या, या कोई बहुत गरीब आदमी है क्या उसे बहुत कम मिलेगा क्या, है ना। तो ये किसी भी इकोनॉमी के सामने समस्या पैदा होती है कि व्यक्तियों को, लोगों में इन गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। डिसाइड हाउ नेशनल प्रोडक्ट इज शेयर्ड अमंग पीपल हु गेट्स हाउ मच कंजप्शन, कि किसी व्यक्ति को कितना कंजप्शन मिलेगा, है ना। इन फ्री मार्केट डिपेंड्स ऑन मनी इनकम। फ्री मार्केट में ऑब्वियसली जिसके पास में जितनी इनकम होगी उसके पास में गुड्स और सर्विसेज खरीदने के उतने ही ऑप्शन होंगे, तो जिसकी जितनी इनकम होगी उसके पास में उतनी ही अधिक गुड्स एंड सर्विसेज होगी।
और मनी इनकम कहां से आती है? ऑब्वियसली मनी इनकम कहां से आती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब की क्या है? कुछ वेजेज होती है, इन सब की कुछ कीमत होती है। जैसे लैंड की क्या होती है? रेंट होती है। कैपिटल की क्या होती है? इंटरेस्ट होती है। वर्कर की क्या होती है? लेबर की क्या होती है? वेजेज होती है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो इन सबको मिलाकर के क्या है? आपका मनी इनकम है। अब आप सब लोग देखते होंगे कि कुछ लोगों के पास में बहुत अधिक जो है धन संपदाएं हैं, कुछ लोगों के पास में बहुत अधिक धन संपदाएं होने के कारण ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज अधिक हैं। उनके पास में अच्छा मकान है, उनके पास में कार है, उनके पास में और सुविधाएं अधिक है, लेकिन दूसरे लोगों के पास में वो सुविधाएं नहीं है। ये जो इनइक्वालिटी है ये क्यों है? क्योंकि उनकी स्किल्स में डिफरेंस है। जो ज्यादा ज्यादा स्किल्ड होगा ऑब्वियसली उसके पास में पैसा अधिक होगा, पैसा अधिक होगा तो ऑब्वियसली उसके पास में क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज अधिक होगी। जिसके पास में एजुकेशन अच्छी होगी, बार्गेनिंग पावर का डिफरेंस है, प्रॉपर्टी ऑनरशिप का डिफरेंस है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास में जो है प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, किसी व्यक्ति को बहुत कम प्रॉपर्टी मिली है, तो इसके डिफरेंस के कारण भी इनइक्वालिटी पैदा होती है। और जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? रीडिस्ट्रीब्यूट बाय टैक्सेस, सब्सिडीज, वेलफेयर प्रोग्राम्स की जो वेल्थ है उसका गवर्नमेंट क्या करती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करती है? टैक्स लगा करके। अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया और उसको गरीबों में बांट दिया। गरीबों में किस तरह से बांट दिया? सब्सिडी के रूप में बांट दिया। उनके लिए जो है सरकारी स्कूल्स खोल दिए, उनके लिए सरकारी कॉलेजेस खोल दिए, उनको जो है गेहूं के वितरण में सब्सिडी दी जाती है, सोलर प्लांट लगाने में सब्सिडी दी जाती है और तमाम तरह की चीजों में। इस तरह से क्या है? वेल्थ का क्या किया जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, पुनर्वितरण किया जाता है। तो ये तीन आर्थिक समस्याएं हैं जिन्हें सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। अब पीपीसी के माध्यम से इन समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पीपीसी होता क्या है। डेफिनेशन है इसकी, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, गिवन टेक्नोलॉजी एंड विद फुल एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि भाई ये जो आपका पीपीसी है, ये वाला पीपीसी, इसको कहते हैं पीपीसी कर्व। एक्स है, यहां पर वाई है, यहां मान लीजिए कि एक्स गुड है और यहां मान लीजिए वाई गुड है। अब ये जो पीपीसी है ये क्या कर रहा है? इन दोनों गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दर्शा रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम वाई गुड की इतनी मात्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको मैं कहता हूं y1, और एक्स गुड की x1 मात्रा कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई कॉम्बिनेशन है, इस पर हम y की y2 मात्रा का प्रोडक्शन कर रहे हैं और x की x2 मात्रा का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पीपीसी कर्व होता है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है और इससे अधिक प्रोडक्शन संभव नहीं है। इसका मतलब है कि पीपीसी जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन को दर्शाता है कि रिसोर्सेज का आप फुल एफिशिएंसी के साथ यूज करोगे, उसके बाद ही आपको पीपीसी की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इससे अधिक जो है आपको प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। अजम्पशंस क्या है पीपीसी की? रिसोर्सेज आर फिक्स्ड इन क्वांटिटी, कि रिसोर्सेज फिक्स है भाई, ना बढ़ा रहे हैं ना उनको घटा रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि प्रचलित मजदूरी की दर पर जो वर्कर काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है, वह बेरोजगार नहीं है। जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है उसको बेरोजगारी में नहीं गिनेंगे। जो व्यक्ति काम करना चाहता है प्रचलित मजदूरी की दर पर, उसे काम मिल रहा है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, कि टेक्नोलॉजी फिक्स है कि चिप्स में किसी मशीन से बना रहा हूं, उसमें एक लेबर का यूज कर रहा हूं, तो वही टेक्नोलॉजी का मैं यूज कर रहा हूं। पीपीसी का मॉडल ये कहता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड एलोकेटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इसका मतलब है कि मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो फुल एफिशिएंसी के साथ में यूज कर रहे हैं और उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो इन अजम्पशंस के बेसिस पर हम एक जो है टेबल बना सकते हैं। इस टेबल में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, और यहां पर हम एक्स गुड ले रहे हैं क्लॉथ और यहां पर हम ले रहे हैं फीड। ये कपड़ा है और ये गेहूं है। मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन पर हम 0,000 मीटर क्लॉथ का उत्पादन कर रहे हैं। 0 क्लॉथ,
कोई क्लॉथ नहीं बना रहे हैं, कोई कपड़ा नहीं बना रहे हैं, सारे रिसोर्सेज हमने किस में लगा दिए हैं, वीट के प्रोडक्शन में लगा दिए, गेहूं के प्रोडक्शन में लगा दिए हैं। और जब हमने सारे रिसोर्सेज गेहूं के प्रोडक्शन में लगा दिए हैं तो हमें गेहूं का उत्पादन कितना मिल रहा है, 15 क्विंटल के बराबर उत्पादन मिल रहा है। ठीक इसी तरह से जब हम ए से बी कॉम्बिनेशन पर जाते हैं और जीरो से जब हम क्लॉथ की एक इकाई बढ़ा देते हैं कि क्लॉथ का हम 1000 मीटर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें कुछ रिसोर्सेज गेहूं के उत्पादन में से निकाल करके कहां लगाने पड़ेंगे, क्लॉथ के उत्पादन में लगाने पड़ेंगे, तभी तो क्लॉथ का उत्पादन होगा। तो ऑब्वियसली जब हम वीट के उत्पादन में से कुछ रिसोर्सेज को हटा लेंगे तो वीट का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब 15 से 14,000 क्विंटल के बराबर हमारे पास में जो है गेहूं का उत्पादन है। जब हम सी कॉम्बिनेशन पर आते हैं तो 1 से बढ़ा करके 2 हो गया और यहां पर 14 से घट करके 12। ठीक इसी तरह से 3 हुआ तो यहां पे 12 से घट करके 9, 3 से 4, 4 से 5 और ये घटता चला जा रहा। लास्ट में आकर के जब हमने सारे रिसोर्सेज किसमें शिफ्ट कर दिए, क्लॉथ के प्रोडक्शन में शिफ्ट कर दिए, तो हम क्लॉथ का मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, 5000 मीटर के बराबर जो है क्लॉथ का प्रोडक्शन कर पाएंगे और वीट का 0 प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसके आधार पर हम एक पीपीसी कर्व का निर्माण कर सकते हैं। ये पीपीसी कर्व है, हमने वाई एक्सिस पर क्या ले लिया है, वीट का प्रोडक्शन ले लिया है और एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया है, क्लॉथ का प्रोडक्शन ले लिया है। अब हम लोगों ने यहाँ पर 1 2 3 4 के हिसाब से स्केल लिया है वाई एक्सिस पर और यहाँ पे 1 2 3 4 5 के हिसाब से स्केल लिया है। आप सब लोगों को पता है जैसे जो ऊपर जब हम टेबल को देख रहे थे कि एक कॉम्बिनेशन पर जो गेहूं का उत्पादन है वो कितना है, 15 और क्लॉथ का उत्पादन कितना है, 0। तो देखो ये आपका ए कॉम्बिनेशन है, इस ए कॉम्बिनेशन पर यहां पर हमने क्या मेजर किया है, वीट का जो है मेजर किया है। तो ये जो 15 है इस पर 15,000 क्विंटल के बराबर वीट का प्रोडक्शन हो रहा है और 0 क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि क्लॉथ को हम किस पे माप रहे हैं, एक्स एक्सिस पर माप रहे हैं। जैसे ही हम बी कॉम्बिनेशन पर आएंगे, बी कॉम्बिनेशन पर हम 15 से घटा करके हमारा वीट का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 14,000 क्विंटल के बराबर हो जाएगा और हमारे क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 1000 मीटर के बराबर हो जाएगा। जब हम सी पर आते हैं तो सी पर ऑब्वियसली 14 से घट करके कितना हो गया हमारा, 12 के बराबर हो गया और यहां पर जो क्लॉथ है वो कितना हो गया, 2 के बराबर। तो जैसे ही हम इस ग्राफ पर रखेंगे तो हमें ए बी सी डी और ई और एफ ये हमें कुछ पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। इन पॉइंट्स को यदि हम आपस में मिला दें, मिला हुआ है वैसे ही, मैं बस ऐसे ही लाइन खींच रहा हूं ताकि आपको हाईलाइट कर पाऊं मैं। ये तो जो हमें कर्व प्राप्त होता है इस कर्व को कहते हैं पीपीसी। अब देखो इस पीपीसी की कुछ विशेषताएं कि ये पीपीसी की जो लाइन है ये आपके मैक्सिमम प्रोडक्शन को शो करती है। मैक्सिमम प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि इस लाइन से ऊपर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिसोर्सेज का हम क्या कर रहे हैं, फुली एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, फुल एफिशिएंसी के साथ में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि ये कोई एच पॉइंट है, ये वाला एच पॉइंट है, इस एच पॉइंट को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह क्या है, पीपीसी कर्व की जो लाइन है उससे बाहर का बिंदु है और पीपीसी कर्व मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन को बताता है। इसका मतलब है कि पीपीसी कर्व के बाहर का कोई पॉइंट है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि पीपीसी के नीचे कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ये कोई जेड पॉइंट है, इस जेड पॉइंट पर मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है, इस जेड पॉइंट पर मान लीजिए कि 7 यूनिट के बराबर क्या कर रही है, वीट का प्रोडक्शन हो रहा है और 1.5 यूनिट के बराबर किसका प्रोडक्शन हो रहा है, क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ये पीपीसी कर्व की लाइन से नीचे, इसका ये मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज का फुल एफिशिएंसी के साथ में यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, पूर्ण कुशलता के साथ में यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि मैं कोई जो है संसाधन हूं और मैं 1 घंटे में 8 चिप्स की थैलियां बना सकता हूं, लेकिन मैं 8 चिप्स की थैलियां नहीं बना पा रहा हूं, मेरा फुल एफिशिएंसी के साथ में यूज नहीं हो रहा है। अगर मैं अपना फुल एफिशिएंसी के साथ में यूज करूं तो इकोनॉमी ऊपर जा सकती है, इकोनॉमी सीधी इधर आ सकती है ना, इकोनॉमी यहां भी जा सकती है, इस पीपीसी की लाइन पर जा सकती है। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज का फुल एफिशिएंसी के साथ में यूज करके हम ऊपर की तरफ पीपीसी कर्व की लाइन पर शिफ्ट हो सकते हैं।
ये पीपीसी कर्व की कुछ विशेषताएं हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लेना है ना। अब बात आती है, देखो पीपीसी कर्व की जो शेप है वो शेप किस तरह की है। पीपीसी कर्व की जो शेप है वो इस तरह की होती है। इसका मतलब है कि ये इसके जो दोनों सिरे हैं ये झुके हुए हैं। इस आकृति को कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव टू ओरिजिन है ना, इसका मतलब है कि मूल बिंदु के प्रति नतोदर। नतोदर मूल बिंदु के प्रति नतोदर क्यों होता है? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बढ़ती हुई होती है। एक टेबल पर चलते हैं हम, एक बार टेबल पर जाकर के देखते हैं। ये टेबल, जैसे ही हम जो है क्लॉथ के प्रोडक्शन में 0 से 1 बढ़ाया हमने, तो ऑब्वियसली हमने वीट की कितनी इकाइयों का त्याग किया? 1 इकाई का त्याग किया। जैसे ही हम यहां पर एक और इकाई हमने क्लॉथ की बढ़ाई, तो हमने गेहूं की कितनी इकाइयों का त्याग किया? 2 इकाइयों का त्याग किया। जैसे ही हमने एक और इकाई बढ़ाई कपड़े की, वैसे ही हमने गेहूं की कितनी इकाइयों का त्याग किया? 3 इकाइयों का त्याग किया। यहां पर एक और इकाई बढ़ाई, तो यहां पर हमने कितनी इकाइयों का त्याग किया? 4 इकाइयों का त्याग किया। और 4 से 5 पर जब एक और इकाई को हमने बढ़ाया, तो यहां पर हमने कितनी इकाइयों का त्याग किया? 5 इकाइयों का त्याग किया। कि इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वह क्या है? गेहूं के प्रोडक्शन का त्याग है, उसी को उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। और वह क्या है? बढ़ती हुई है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसका मतलब यह हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती हुई है। इसके कारण से जो पीपीसी कर्व है उसकी जो शेप है वो किस तरह की होती है? मूल बिंदु के प्रति नतोदर होती है, कॉनकेव टू ओरिजिन होती है। मान लीजिए कि ये बढ़ती हुई नहीं होती, ये घटती हुई होती, कि यहां 5 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तो आपका जो पीपीसी कर्व है उसकी आकृति कैसी होती? इस तरह की होती। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर। ठीक, मान लीजिए कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट होती, एक 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 कि एक एक इकाई का त्याग, एक एक इकाई को बढ़ाने के लिए एक एक इकाई का त्याग कर रहे हैं हम वीट की का। मान लीजिए किस तरह की कोई कंडीशन होती, तो आपके पीपीसी कर्व की शेप किस तरह से होती? लीनियर लाइन होती, सीधी रेखा, ऋणात्मक सीधी रेखा के रूप में होती है ना। कोई भी पूछ ले आपसे कि पीपीसी कर्व की जो शेप होती है वो कैसी होती है? वो होती है कॉनकेव टू ओरिजिन होती है। कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों होती है? क्योंकि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कैसी होती है? बढ़ती हुई होती है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। पहला कि पीपीसी कर्व किसे कहा जाता है, तो उसकी डेफिनेशन लिख दोगे और छोटा सा एक जो है डायग्राम बना करके आ जाओगे ना। उसका एक्सप्लेन नहीं करना है, उसको बस डायग्राम बना के आ जाना है। इकोनॉमिक्स में यदि नंबर लेने हैं बहुत अच्छे, तो जहां आप सोचते हो कि यहाँ डायग्राम बनाया जा सकता है वहां पर डायग्राम बना करके आ जाओ और डायग्राम में ही सारी चीजें शो कर दो। ये कॉनकेव टू ओरिजिन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती हुई है, ये पीपीसी कर्व है, पीपीसी कर्व के बाहर का जो पॉइंट है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, पीपीसी कर्व के अंदर का जो पॉइंट है यदि उस अंदर के पॉइंट पर मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी है वो ऑपरेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप रिसोर्सेज का फुल एफिशिएंसी के साथ में यूज नहीं कर पा रहे हैं। पूरा डायग्राम में ही शो करके आ जाओ, है ना। एग्जामिनर आपका जब डायग्राम देखेगा फुल 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 नंबर आएंगे आपके। तो डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी है ना। अब बात ये आती है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये बढ़ती हुई क्यों होती? ये बढ़ती हुई इसलिए होती है कि कुछ साधन कुछ वस्तुओं के उत्पादन में अपनी स्पेशलिटी रखते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अब मैं किसी कंपनी का ऑनर, और मैं ऑनर नहीं हूं, मैं मान लीजिए उस कंपनी में कार्य करता हूं। अब मेरी जो कंपनी है वो 2 काम करती है। एक काम करती है खेती का, गेहूं उगाने का काम करती है, और एक काम करती है टीचिंग का। अब जो टीचिंग का काम है वो हम जैसे जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और गेहूं का जो प्रोडक्शन है
वो किसान वगैरह कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कंपनी ये तय करती है, कंपनी ये निर्णय करती है कि उसका जो वीट का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है और टीचिंग का जो प्रोडक्शन है उसको कम करना है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वीट का प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो टीचिंग में लोग लगे हुए थे उनको निकाल करके गेहूं के प्रोडक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, मेरे पास में फिक्स्ड रिसोर्सेज है, मैं उन्हें बढ़ा नहीं सकता। तो एक वस्तु के उत्पादन में से निकाल करके मुझे दूसरी वस्तु के उत्पादन में रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा। अब अगर मुझ जैसे को लगा दिया तो ऑब्वियसली मुझसे खेती नहीं हो पाएगी ना, खेती तो करूंगा लेकिन मैं कम एफिशिएंसी के साथ में यूज करूंगा। इसका मतलब है, और मेरी एफिशिएंसी किसमें थी, मेरी जो कुशलता थी वो किसमें थी, टीचिंग में थी। तो मेरी जो टीचिंग की कुशलता है एकदम से घट करके किसमें चली जाएगी, फीड के प्रोडक्शन में चली जाएगी। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती हुई क्यों होती है, क्योंकि रिसोर्सेज किसी विशेष काम में अपनी स्पेशलिटी रखता है, और जिस काम में वह स्पेशलिटी रखता है उस काम को त्याग करके यदि वह किसी अन्य वस्तु का प्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियसली उसका जो स्पेशलिटी वाला जो काम है उसका प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ में गिरता है। इसलिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन में जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पीपीसी कर्व का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती हुई क्यों होती है, क्योंकि साधन किसी विशिष्ट कार्य में विशिष्ट कुशलता रखते हैं और जब वह दूसरे कार्य में लगाए जाते हैं तो उस विशिष्ट कुशलता के कारण उस कार्य का जो प्रोडक्शन है वो तेजी के साथ में गिरता है। इसलिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु के जब उत्पादन में रिसोर्सेज को लगाया जाता है तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वह क्या होती है, बढ़ती हुई चली जाती है। इसको पीपीसी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहा जाता है, जैसे देखो अब कर्व पे हम चलते हैं एक बार। ये कर्व कि मान लीजिए ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर आते हैं, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आते हैं, सी से डी पर आते हैं। तो जैसे हम ए से बी की ओर मूवमेंट करेंगे, बी से सी की ओर मूवमेंट करेंगे तो यहां पर फीड का प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है और क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इनडायरेक्टली रिसोर्सेज को हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन से हम दूसरी वस्तु के उत्पादन में रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए इसको पीपीसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके यूजेस क्या है, ऑब्वियसली शोज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड। द पीपीसी बाउंड्री, इसको फ्रंटियर भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। वो जो बाउंड्री है उससे बाहर प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए पीपीसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है ना। शोज द मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस, पीपीसी कर्व मैक्सिमम प्रोडक्शन को शो करता है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द कर्व, हम उस कर्व के बियॉन्ड नहीं जा सकते। दिस प्रूव्स स्कैरसिटी, इसका मतलब है कि उस कर्व के बियॉन्ड क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि संसाधन कैसे हैं, स्केयर है, दुर्लभ है ना, इसलिए उस पीपीसी कर्व से बाहर नहीं जा सकते। पॉइंट्स बियॉन्ड द कर्व आर इम्पॉसिबल विद करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, कि जो करंट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उससे पीपीसी कर्व के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे हमने अभी उसमें देखा था पीपीसी कर्व में, ये जो एच पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर नहीं जाया जा सकता। इस अगर एच पॉइंट पर जाना है हम तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा। या तो रिसोर्सेज को बढ़ाओ या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आओ जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े, अगर एच पॉइंट को हमें प्राप्त करना है तो, है ना। दूसरा जो इसका यूज है वो है बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी सोसाइटी मस्ट चूज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि स्कैरसिटी की वजह से सोसाइटी को क्या चूज करना पड़ता है कि किस चीज का उत्पादन किया जाए। वी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स, दोनों वस्तु का अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकता। यदि हमें दोनों वस्तु का अधिक उत्पादन करना पड़ेगा तो रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, और रिसोर्सेज हमारे पास में कैसे हैं, लिमिटेड है। इसका मतलब है कि एक वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा, है ना। At the same time, if we are already on the curve, the economy must decide at which point on the PPC to operate, कि किसी भी इकोनॉमी को इस कर्व में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस पॉइंट पर ऑपरेट करना है। कि मान लीजिए कि मुझे डी पॉइंट पर ऑपरेट करना है तो डी पॉइंट पर 9000 क्विंटल के बराबर गेहूं मिलेगा
और 3000 मीटर के बराबर क्या मिलेगा आपको, क्लॉथ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई इकोनॉमी डिसाइड करती है कि मुझे ई पॉइंट पर ऑपरेट करना है, तो ई पॉइंट पर क्या करेगा, 5000 क्विंटल के बराबर उसको क्या मिलेगा, व्हीट मिलेगा, और 4000 मीटर के बराबर कपड़ा मिलेगा। तो किसी भी इकोनॉमी को इन पॉइंट्स में से चूज करना पड़ेगा, पीपीसी कर्व के किसी भी पॉइंट में से, कि मुझे किस पॉइंट पर चूज करना है। तो ये चॉइस को भी रिप्रेजेंट करता है किसी भी इकोनॉमी की, है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है explains opportunity cost. Moving along the PPC from one point to another means giving up some of one good to get more of the other. आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक जो कार्य किया जा रहा है, एक वस्तु जो प्रोडक्शन की जा रही है, उसके बदले में हम चाहते तो दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन किया जा सकता था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, फॉरगॉन कर दिया, उसको त्याग दिया। तो जो त्यागी गई चीज है वह उस प्रोडक्शन की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और जैसे जैसे हम पीपीसी कर्व के इस बिंदु से इस बिंदु की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हम एक्स एक्सिस पर जो वस्तु है उसका प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाते हैं, और इस वस्तु का प्रोडक्शन क्या होता चला जाता है, घटता हुआ चला जाता है। इसका मतलब है कि पीपीसी कर्व आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी शो करता है। चौथा पॉइंट है हमारा शोज एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी यदि पीपीसी कर्व के किसी पॉइंट पर ऑपरेट कर रही है, ये इकोनॉमी का डिसीजन है कि उसे किस पॉइंट पर ऑपरेट करना है ना। ये इकोनॉमी का डिसीजन है कि उसे किस पॉइंट पर ऑपरेट करना है। मान लीजिए इकोनॉमी ने डिसाइड कर लिया, लेकिन वो पीपीसी कर्व के ऊपर है, पीपीसी कर्व की लाइन पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का फुल एफिशिएंसी के साथ में यूज कर रही है। लेकिन इस पीपीसी कर्व के किसी इस पॉइंट पर मान लीजिए कि ऑपरेट कर रही है इकोनॉमी, तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज का फुल यूज नहीं हो पा रहा है, उनकी जितनी क्षमता है उन पूरी क्षमता के साथ में वो अपना जो है प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर लाइन पर है तो एफिशिएंसी को शो करता है, अगर इस लाइन से नीचे कोई इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी इनएफिशिएंसी के साथ में आगे बढ़ रही है, अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंसी के साथ में यूज नहीं कर पा रही है। इलस्ट्रेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को भी शो करता है। व्हेन इकोनॉमी ग्रोज, कि मान लीजिए कि इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ने का मतलब क्या है, ग्रोथ किसको कहते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट चलता है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्शन है उसका बढ़ जाना। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आपका ये कोई पीपीसी कर्व है, इसको मैं कह दूं P1 P1 0, ये कह देता हूं मैं एक्स एक्सिस, और यहां पर मैं कह देता हूं वाई एक्सिस। एग्जाम में जब भी आप कोई फिगर बनाओ तो सबसे पहले ये शो करो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मान लीजिए कि मैं क्या ले रहा हूं, क्लॉथ, कपड़ा, और वाई एक्सिस पर मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूं, गेहूं। इतना शो करना है, क्योंकि अगर शो नहीं करोगे तो एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया है, तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको पूरे नंबर नहीं देगा, वो आपके नंबर काट ले। तो हमेशा ये शो करना है कि एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया है, और रटना नहीं है। एक्सप्लेन कैसे करना है कि उपरोक्त चित्र में एक्स एक्सिस पर हमने कपड़े को लिया है, वाई एक्सिस पर हमने गेहूं को लिया है, और इसमें जो है ये जो है हमारे कॉम्बिनेशंस है, इन कॉम्बिनेशंस को आपस में मिलाने पर हमें एक जो है कर्व प्राप्त होता है। ये कौन सा कर्व है, पीपीसी कर्व है, इसके ये पॉइंट्स हैं, और आपको एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, आपका पीपीसी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाना, P2 P2। अब देखो पहले मैक्सिमम गेहूं का प्रोडक्शन इतना था, अब मैक्सिमम गेहूं का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा है। तो यदि पीपीसी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। यदि आपका पीपीसी कर्व नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखो दो मैं फिगर बनाता हूं,
यहां ले लेते हैं अपन कपड़ा, और यहां ले लेते हैं अपन गेहूं। ये P1 P1 टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है क्योंकि मुझे ये P2 P2 आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, थोड़ा सा ग्लास लेके आ रहा हूं। 5 मिनट के। ये P3 P3 जैसे जैसे पीपीसी ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एक दूसरा फिगर बनाता हूं मैं। P1 P1 इसको कह दूं P3 P3। ये X है, ये आपका Y है। इस पर लिया है मैंने कपड़ा, क्लॉथ, इस पर वीट, गेहूं। इन दोनों में अंतर क्या है? इन पीपीसी कर्व के बीच में गैप देखिए, इसके बीच में कम गैप है, और इस वाले फिगर में गैप ज्यादा है ना? ये किस चीज को शो कर रहा है कि यहां पर ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इसके मुकाबले इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम है। कि जितना अधिक गैप होगा उतना ही अधिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कि भाई पहले इतना प्रोडक्शन कर रहा था, अब इतना कर रहा है गेहूं का, अब इतना कर रहा है कि तो पीपीसी कर्व के बीच में जितना अधिक गैप होगा उतना ही अधिक आपकी क्या होगी? ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, जितना कम गैप होगा उतना ही कम क्या होगी? आपकी ग्रोथ रेट होगी। आगे और फिगर दे रखा है इसमें, उससे समझते हैं। ये देखिए कि यदि आपकी जो है प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो आप, तो पीपीसी कर्व कहां चला जाएगा? ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा ना। इसका सीधा सा है, एक्स एक्सिस पर हमने क्लॉथ को लिया है, वाई एक्सिस पर वेट को लिया है, और जो है रिसोर्सेज को बढ़ा करके या टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन करके जब हम आए, तो ऑब्वियसली उन रिसोर्सेज के साथ में हमने क्या किया? हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा किसी इकोनॉमी का, आपका पीपीसी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा ना। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से करना है। अब देखो, आपको दो फिगर दिख रहे हैं, एक तो ये है और एक तो ये वाला है और एक ये वाला है ना? दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से देखें। दोनों में इस वाले फिगर की बात करें, इसको मैं नाम दे दूं ए फिगर, इसको मैं नाम दे दूं बी फिगर। यदि मैं ए फिगर की बात करूं तो इसके बीच में जो पीपीसी कर्व है, P1 P1 P2 P2, इनके बीच का गैप देखो आप। और बी फिगर में आओ, और बी फिगर में पीपीसी जो कर्व है इनके बीच का गैप देखो। तो बी फिगर में आपको पीपीसी कर्व के बीच का जो गैप है वो बढ़ता हुआ मिलेगा। इसका मतलब है कि बी फिगर में आपकी जो ग्रोथ रेट है वो अधिक है, जबकि जो ए फिगर है उसमें प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन वो कम रेट के साथ बढ़ रहा है। तो पीपीसी कर्व ये भी शो करता है कि किसी देश की ग्रोथ रेट क्या होगी। कि मान लीजिए कि मैंने वाई एक्सिस पर क्या लिया है? कैपिटल गुड्स लिए है, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया है? कंज्यूमर गुड्स लिए है। तो मान लीजिए कि ये कोई ए देश है, ए कंट्री है, वो कंज्यूमर गुड्स का अधिक उत्पादन चाहता है अपने नागरिकों के लिए। तो ऑब्वियसली जैसे कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, रोटी, गेहूं, है ना, केले, फ्रूट्स, इनका प्रोडक्शन करेंगे, तो इमीडिएट सेटिस्फेक्शन तो हमें मिल जाएगा। लेकिन फ्यूचर में आपका जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए कि बी कंट्री है, वो कहता है कि नहीं, अभी हम कम खा लेंगे, लेकिन अभी हम सेविंग करके बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाएंगे, बहुत सारा कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, बहुत सारी मशीनें बनाएंगे। तो हो सकता है अभी हमें जो हमारा कंजप्शन है वो कम करना पड़े, लेकिन फ्यूचर में हमारे पास में गुड्स और सर्विसेज बढ़ेगी कैपिटल फॉर्मेशन के कारण, जिससे हमारा जो कंजप्शन क्या होगा? वो बढ़ेगा, और हायर रेट के साथ में हमारा प्रोडक्शन में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब ये होगा, जैसे एक उदाहरण में मान लीजिए कि दो देश, यहां पे ले लू मैं बटर,
हो, आप गेहूं भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ना। और यहां पे ले लू मैं गन, बंदूकें, है ना। ये आपका पीपीसी कप है। अब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पीपीसी कप के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप सबके पास में है। आपको चूज करना है कि मुझे किस पॉइंट पर ऑपरेट करना है। मान लीजिए पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान जैसा कोई देश हुआ तो वो क्या कहेगा कि भैया अपन को तो लादेन जैसे लोग बनाने हैं, तो यहां पे ऑपरेट करेंगे। गन्स ज्यादा बनानी है और गेहूं का उत्पादन क्या करना है, बटर का उत्पादन क्या करना है, कम करना है। और गन्स इतनी करनी है क्योंकि इंडिया से लड़ना है भाई उसको, तो है ना। स्टार्टिंग से उसको चिढ़ है कि नहीं इंडिया को किसी भी तरह से रोकूंगा, है ना। तो मान लीजिए कि वो ये चूज करता है कि मुझे गन्स ज्यादा बनानी है और बटर कम बनाना है ना। लेकिन इंडिया जैसा देश है वो कहता है कि भाई मुझे पाकिस्तान जैसे देश से लड़ने के लिए भी संसाधन चाहिए और मुझे मेरे नागरिकों को ग्रोथ के लिए मुझे एजुकेशन भी चाहिए उनके लिए, हेल्थ भी चाहिए मुझे उनके लिए। बटर की जगह मान लीजिए कि हम एजुकेशन ले लेते हैं, यहाँ पे एजुकेशन ले लेते हैं। पाकिस्तान कम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का निर्माण करता है और गन्स का ज्यादा करता है। इंडिया जैसा जो देश है वो इस पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये मान लीजिए कि बी पॉइंट, इंडिया जैसा देश यहां पे ऑपरेट करेगा, या इतनी गन्स का प्रोडक्शन करेगा और इतनी एजुकेशन का प्रोडक्शन करेगा। फ्यूचर में अगर जब हम फ्यूचर में कंपैरिजन करेंगे तो किस देश की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इंडिया की ज्यादा होगी, क्योंकि इंडिया ने अधिक इन्वेस्टमेंट किसमें किया है, एजुकेशन में किया है। जब एजुकेशन में किया है तो ऑब्वियसली उसके जो लोग हैं वो एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे, जहां पर वो बेहतर शांति के साथ में रह पाएंगे, वो बेहतर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज बनाएंगे जिससे देश के लोगों का जीवन आसान होगा। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो गन्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, लादेन बनाएंगे, है ना। वो लोग आतंकवादी बनाएंगे। और आतंकवाद कोई जो है प्रोडक्शन देता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कुछ नहीं देता है। गन्स का प्रोडक्शन करके क्या कर लोगे आप अपने देश में, कुछ नहीं कर पाओगे ना। अपना मनी किसमें आपने किसमें जो है रख दिया है, गन्स में रख दिया, प्रोडक्शन तो किया आपने, लेकिन उन गन्स के माध्यम से अदर गुड्स सर्विसेज का निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन इंडिया जैसा जो देश है वो एजुकेशन में इनोवेशन करेगा, एजुकेशन में जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियसली एजुकेशन के माध्यम से वो अन्य टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्शन करेगा, अन्य टेक्नोलॉजीज का निर्माण करेगा और उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। तो इंडिया जैसे देशों की जो ग्रोथ रेट है वो फ्यूचर में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किसी भी देश का जो फ्यूचर है वो ये डिसाइड करता है कि पीपीसी कर्व के किस पॉइंट पर आप ऑपरेट कर रहे हैं। यदि आपने कैपिटल गुड्स का अधिक फॉर्मेशन किया, मान लीजिए कि हम लोग इस पॉइंट पर होते तो इस देश की ग्रोथ रेट अधिक होती क्योंकि कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन अधिक होता। अभी यहां हो रहा है कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन, है ना। और मान लीजिए कि यहां पे हम करते तो ऑब्वियसली इस देश की फ्यूचर में जो ग्रोथ रेट होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यह कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है ना। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। छोटे क्वेश्चंस में इसमें एक तो बनता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, और एक बनता है आपका पीपीसी कर्व किसे कहते हैं। एक बनता है सीधा सीधा ये पूछ लिया आपसे कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है ना। बड़े क्वेश्चंस में आपका बनता है कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है और पीपीसी कर्व किसे कहते हैं और उसके माध्यम से उसके यूजेस क्या है, या उसके माध्यम से हम किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही, तो इसको बना लेना, तैयार कर लेना। थैंक यू। होपफुली आप सब लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया।